हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मंदी दस्तक दे चुकी है और उसकी आहट आपको सुनाई दे ही चुकी होगी, चाहे मशहूर अर्थशास्त्री हो या इन्वेस्टमेंट गुरु। सब ये बता रहे हैं कि खतरा बड़ा है और अगर वो आंच भारत तक आई तो हम उससे अछूते नहीं रहेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमने ये समझने की कोशिश की है कि मंदी 2026 में भारत में आई तो क्या आपकी नौकरियां तो नहीं चली जाएंगी? उस सिचुएशन में क्या म्यूचुअल फंड से पैसा निकालकर, शेयर मार्केट से पैसा निकालकर क्या आपको गोल्ड और सिल्वर में लगा देना चाहिए? क्योंकि हर कोई ये जानता है कि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। तो वो सेफ हेवन आपके लिए कितना सेफ है? आपके वॉलेट की क्रैश लैंडिंग ना हो, आपके बैंक बैलेंस की क्रैश लैंडिंग ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए ये पार्ट 2 आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जरा भी काम का अगर आपको ये पॉडकास्ट लगे तो दूसरों के साथ इसे शेयर आप जरूर कीजिएगा और आगे बढ़ने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बड़े बड़े पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए आप तक ये ले आने की कोशिश है। कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए अब सुनते हैं शरद कोहली सर को। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि लोन से बचना चाहिए, हमें पैसा पास में होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ लोन लेने का चलन बढ़ गया है। हमारे प्रमुख अर्थशास्त्री रघुराजन सर को मैं कोट यहाँ पे करूँगी। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ये बात कही है कि दुनिया में कर्ज जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है उतनी ही रफ्तार से टेंशन बढ़ रही है। उन्होंने प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को लेकर के बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में अगर व्यूवर को समझाऊं तो वो है जो हमें बैंक से नहीं मिलता है पर प्राइवेट कंपनी से जो लोन हम लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर का क्रेडिट वर्ल्ड में ये सबके बीच में घूम रहा है और कंपनियों को ये बड़े फायदे का सौदा लग रहा है। कंपनियां और बांट रही हैं लोन। तो इसे हम कैसे समझे? आप ये कह रहे हैं कि लोन मत लो, रघुराजन सर ये कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, मैं तो टेंशन में हूँ, ये क्यों हो रहा है, और कंपनियां धड़ल्ले से बांट रही हैं, लोग ले रहे हैं। कैसे समझें? देखिए, अगर आप लोन को रीपे कर पा रहे हैं आसानी से और आपके पास लोन रीपे करने के पर्याप्त साधन हैं, कोई हर्ज नहीं, आप लीजिए। क्योंकि ये भी तो सच है शालिनी के अगर किसी ने घर बनाया तो लोन लेके बनाया, किसी ने कोई गाड़ी ली तो लोन लेके ली, ये बाद में लोन रीपे कर दिया, घर अपना हो गया, लोन रीपे कर दिया, गाड़ी अपनी हो गई वगैरह वगैरह। कोई कहीं कोई घूमने गया, किसी ने पढ़ाई लिखाई अच्छी करी, लोन लेके किया। तो लोन को मैं कोई अनटचेबल नहीं मानता हूँ। लोन ऐसी अछूत वस्तु नहीं है। इस लोन के अगर समझदारी से लिया जाए और समझदारी से सर्विस किया जाए और अपनी हैसियत के हिसाब से लिया जाए तो लोन अच्छा है। पर ये जो रघुराम राजन साहब ने बात करी, हालांकि रघुराम राजन साहब थोड़े से अमेरिका में बैठ के एंटी एस्टैब्लिशमेंट भारत सरकार, भारत की नीतियों के खिलाफ, इसी वक्तव्य में उन्होंने ये भी कहा कि भारत का ये जो डेटा है ना जीडीपी का, ये बहुत हेडलाइन नंबर्स पे आप कैरिड अवे मत हो जाइए। आपने देखा होगा उन्होंने ये भी कहा, बहुत ज़्यादा आवेश में और इमोशंस में मत बह जाइए, ज़मीनी हकीकत कुछ और है वगैरह वगैरह। वो जाने जाते हैं इसके लिए, पर कोई बात वो काम की भी कहते हैं। मैं उनकी सारी बातों से सहमत नहीं होता, पर इस बात से मैं सहमत हूँ कि प्राइवेट क्रेडिट बहुत बढ़ रहा है पूरी दुनिया के ऊपर। शालिनी, पूरी दुनिया की इंटरेस्टिंग डेटा है, शायद आपके बहुत सारे व्यूअर्स फॉलोअर्स ने शायद ना सुना हो। पूरी दुनिया की जीडीपी 113 ट्रिलियन डॉलर है। आप और हम को मिला के पूरे देश दुनिया के जो कमाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज 113 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर 90 लाख करोड़ रुपए का होता है। और पूरी दुनिया का जो कर्ज है वो 335 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी कि 3 गुना दुनिया के ऊपर कर्ज है। तो हमें कर्ज के बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ये जो प्राइवेट क्रेडिट है तो उसमें से बहुत छोटी मात्रा का है। तो प्राइवेट क्रेडिट की चिंता इसलिए जताई कि लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। लोग अपनी, अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूँ तो औकात से बाहर जाकर सामान खरीद रहे हैं, या घर ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, घूमने फिरने के लिए लोन। अब देखो, घूमने फिरने का लोन देखिए ना, आप 1 हफ्ते के लिए कोई घूमने गए, आपने लोन ले लिया, उसके बाद 3 साल तक ट्रिप तो भूल गया, 3 साल तक आप लोन को रीपे करते रहे। तो मुझे लग रहा है कि वो एक विशियस सर्कल है जिसमें आप फंस जाते हैं जाके। तो इसलिए लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, लोन अछूत नहीं है, पर लोन लेने की एक लक्ष्मण रेखा तय करनी चाहिए। उस लक्ष्मण रेखा की बात रघुराम राजन साहब ने करी है कि उनको ऐसा लग रहा है, और मैं भी इस बात को फॉर अ चेंज मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि उस लक्ष्मण रेखा को लोग क्रॉस कर रहे हैं। और खासकर जो मिलेनियल्स और जेन ज़ी है
वो इसमें ज़्यादा, क्योंकि अब लोन लेना ना शालिनी आसान बहुत हो गया। पहले लोन लेना बहुत मुश्किल होता था, दुनिया इतनी मोटी तो फाइल बनती थी लोन की, आपकी दुनिया भर के उसमें कागज़ लगाए जाते थे। अब तो क्या, आप ऑनलाइन ऐप पे जाइए, कुछ कागज़ अपलोड करिए और आपको लोन आपके अकाउंट में हिट कर जाता है। तो मुझे लग रहा है लोन लेने की जो आसानी है ये भी एक कारण है इंडल्जेंस का, जिसको हम इंडल्जेंस कहते हैं कि आप, और दूसरा आजकल ये भी है शालिनी, आप बताइएगा मैं ठीक कह रहा हूँ, कि किसी चीज़ को देख के ना, पहले के लोग क्या होते थे कि वो कोई चीज़ अच्छी चीज़ देखते थे तो उसको अपने आप को, मन को संयम में रख लेते थे। आजकल की जो जनरेशन है वो सही है, वो बस उसको अपना लेती है, वो ये तो हमारा होना ही चाहिए। ये भी लोन लेने का बहुत बड़ा रीज़न है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा अपने बजट को कैलकुलेशन। और एक और चीज़ शालिनी आपको मैं बताऊँ, लोग देश का बजट बनता है 1 फरवरी को आता है, तो मुझे लग रहा है देश के बजट से बाकी चीज़ें जो सीखते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू नंबर्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आम आदमी के समझ में इतना नहीं आता है। पर एक सबक उस बजट से लेना चाहिए कि आपको अपना बजट बनाना चाहिए। सोचिए, एक पार्लियामेंट सेशन कन्वीन होता है, पूरे देश का बजट, इतने हफ्तों तक उसकी तैयारी चलती है, हलवा बनाया जाता है। हाँ। हम अपने बजट के लिए अपने किचन में अगर हलवा बना लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे लोग, और 90% लोग अपना बजट साल का नहीं बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती, बस इस गलती की वजह से वो लोन इतना ले लेते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि इसकी EMI हम कैसे देंगे। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप जानते हैं। आपको एक गाड़ी पसंद है, ये लोन्स के संदर्भ में मैं बात कर, आपको एक गाड़ी पसंद है, आपने गाड़ी ले ली, मुझे सच सच बताइए, वो गाड़ी आपको वो एक्साइटमेंट कितने दिन तक देती है? क्या वही गाड़ी 1 साल बाद आपको चुभने नहीं लगती क्योंकि उसका नया मॉडल आ गया होता है या उससे बड़ी आ गई होती है? अरे मेरी गाड़ी तो बेकार है यार, ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आप जब किसी भी चीज़ को लेते हैं वो काम करता है, पर लोन वो आपको 10 साल तक, 8 साल तक, 6 साल तक आपके साथ चिपक जाता है। तो आपने जो वस्तु ली उसमें तो एक्साइटमेंट समाप्त हो गया, परंतु जो लोन था वो आपके साथ चिपका रहा। तो मुझे लगता है वो लक्ष्मण रेखा ध्यान रखें तो इतनी चिंता की बात नहीं है। मुझे नहीं पता आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे आसपास ऐसे अनगिनत लोग हैं जो मुझे खुद ये बताते हैं कि हम महीने के अंत में जो मिनिमम अमाउंट पे करना रहता है हम वो पे करते हैं, और महीनों से हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो वैसे ही चला आ रहा है। इनफैक्ट एक क्रेडिट कार्ड के बिल को चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है, उसके बिल को चुकाने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है। मेरे व्यूवर्स भी मुझे कॉमेंट्स करके बताएंगे वो ऐसे कितने लोगों को जानते हैं, या बेधड़क हो के आप बताइए अगर आप खुद भी ये काम करते हैं। तो मैं 26 में हमारी प्लानिंग क्या हो म्यूचुअल फंड की आपसे समझूंगी, लेकिन उसके पहले क्योंकि अभी आपने कहा कि हम बजट नहीं बनाते हैं, हम घर पे कभी उसको रिव्यू नहीं करते हैं, तो मुझे आप ये पहले बताइए कि क्या हर साल के अंत में हमें हमारा पोर्टफोलियो क्या रिव्यू करना चाहिए, एंड इफ यस तो वो हम कैसे कर सकते हैं? शाली, वैसे तो क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले जनरली आप एक अंदाज़ा लगाते हैं, मेरे पास एक मकान है, इतने की FD है, इतने के म्यूचुअल फंड्स होऊंगा मैं 60-70 लाख का, कोई कहता मैं 2-3 करोड़ का, 5 करोड़ मेरी वर्थ है। एक मोटा मोटा आपके दिमाग में रहता है, सच सच बताइएगा रहता है। जो लोग कभी ना कभी उसको जब अकेले बैठते हैं ये हिसाब लगाते हैं, हाँ मेरी नेटवर्थ इतनी हो गई, कुछ दिन तक भूले रहते हैं पर फिर वो बार बार वो याद आता रहता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कही कि लोन की बात करी या 2026 की बात करी, तो मुझे लग रहा है कि जितने आपके फॉलोअर्स भी हो, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये निजी तौर पे सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना बजट बनाना शुरू कर दें, पहली बात तो। और उस बजट को क्या बनाए, किसी दिन आपसे अलग से इस पर बातचीत करेंगे कि क्या एक हाउस होल्ड को बजट बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो किस तरीके का बजट बनाना चाहिए, और उस बजट बनाने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। इस पर हम कभी कभी अलग से, कभी मौका लगेगा तो अलग से बात करेंगे। परंतु एक बजट अगर आप बना के चलेंगे तो आपका गलती करने का चांस कम हो जाएगा। और गलती क्या होती है, आपके सवाल से ही संबंधित है ये। गलती ये होती है कि आपने जहाँ खर्चना है वहाँ आप नहीं खर्चते हैं, और जहाँ नहीं खर्चना है वहाँ आप खर्च देते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल जो इनकम का हिसाब है वो सारा बिगड़ जाता है, और आप पैसा कमाने में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं, आप इतना उसमें उलझ जाते हैं कि पैसा जुड़ता तो जाता है पर वो पैसा आपके लिए काम नहीं करता है, वो खाली एक सेविंग की तरह। और अब किसी ने कह दिया म्यूचुअल फंड में लगा दिया, किसी ने कहा कि मैंने यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वो कहीं भी आप उसको लगाते चले जाते हैं, और एंड ऑफ द डे आप कलेक्ट तो करते हैं पर जो रिटर्न मेरे सामने तो बहुत सारे केसेस आते हैं। मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने अगर 10 लाख रुपए कमाए
और अगर वो उस पर साल पर 1.5 लाख रुपए कमा सकता था, तो उसके अपनी गलती से उसने मात्र साल का उस पर 50,000 रुपये कमाया। तो कितना बड़ा, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपने बिजनेस के लिए काम करने में इतने मशरूफ हो गए कि आपने खुद को तो पे किया ही नहीं, आपने खुद के लिए सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए। तो अगर आप खुद को पे करेंगे तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, मुझे ऐसा नजर आता है। अब मैं ये मान लूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे इजी कैलकुलेशन वाली मनी है। अब जिसके पास 50,000 है वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर ले, जिसके पास 10 लाख है वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर ले। 1 लाख रुपए अगर किसी के पास हैं तो 2026 में कैसे वो बजट एलोकेशन करे, कहाँ कहाँ वो निवेश करे, और ये क्या 2026 के लिए ही है अभी की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस लिहाज से, या आप जो बताने वाले हैं वो हम हमेशा के लिए थंब रूल मान सकते हैं? नहीं, अगर तो मंदी आती है, अभी अगर मैं बार बार लगा रहा हूं, तो फिर आपका बजट कुछ और होगा। अगर मंदी नहीं आती है तो बजट कुछ और होगा। तो पहली बात तो हमें इसका इंतजार करना चाहिए कि मंदी नहीं आती। हालांकि मैंने जैसे कहा, मैं फिर कहूँगा, मैं चाहूँगा ना आए। तो अगर आती है तो फिर हम कुछ और तरीके से बताएंगे, क्योंकि फिर तो आपको लिक्विडिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जैसा हमने अभी बात करी है। कि फिर हो सकता है मैं आपको ये भी कहूँ कि आप ऐसे चीज़ों में निवेश मत करें जहां आपका पैसा लॉक हो जाए कुछ सालों के लिए। आप जैसे कि मान लीजिए आपने लंबे वक्त के लिए पीपीएफ करा दिया, जो कि 5 साल तक आप निकाल नहीं सकते हैं, या आपने कोई मकान ले लिया एक्स्ट्रा। तो मकान तो अब मैं ये बता दूं, जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं शालिनी, रियल एस्टेट एक इललिक्विड एसेट है। आप ये नहीं कि मकान आपने आज लिया कल जाके बेच दिया, बिक भी सकता है, पर कभी कभी आपको 1-1, 2-2 साल उसमें फंसा रहना भी पड़ सकता है। तो इसलिए कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो इललिक्विड हैं, उनमें पैसा अगर मंदी आती है तो नहीं लगाना चाहिए। फिर ऐसे में लगाना चाहिए जहां फटाफट पैसे को बेचकर उसको ज़रूरत पड़ने पर आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो 2 सिनेरियो बन रहे हैं आपके सवाल का जवाब। अगर मंदी आती है तो स्ट्रैटेजी ए, मंदी नहीं आती है तो स्ट्रैटेजी बी। और स्ट्रैटेजी ए पे चलें कि अगर मंदी नहीं आती है तो आपको याद होगा पिछली पॉडकास्ट में भी हमने बात किया था कि आपको मल्टी एसेट एलोकेशन होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने 5 एसेट्स बताए थे कि आप कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखिए, कुछ गोल्ड में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ शेयर्स में, कुछ रियल एस्टेट में। इन 5 में आप एलोकेट करके रखिए। और अगर मंदी आती है तो फिर तो मैं आपको कहूँगा कि आप 40 से 50% ऐसे एसेट्स में रखिए। फिर आप चाहे तो रियल एस्टेट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो इललिक्विड है, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। फिर आप कोशिश करिए कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, गोल्ड सिल्वर पूरी तरह से लिक्विड है, आपने कहा था कि उसको बेच नहीं सकते, वो बिक जाता है आराम से। म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है मैं आपको कहूँ कि आप अपना एलोकेशन थोड़ा कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म में आप रख रहे हैं। हो सकता है जब आप लिक्विडेट करने जाएँ तो आपकी NAV कम हो आपके निवेश से, यानी कि आपने 100 रुपये लगाए हों और अब वो 90 रुपये पे खड़ी हो, तो आपको बेचने में घाटा हो जाएगा। तो हम फिर म्यूचुअल फंड की मात्रा थोड़ी सी कम कर देते हैं अगर मंदी, तो हम लिक्विड एसेट्स में ज़्यादा एलोकेट करते हैं अगर मंदी आती है। तो 2 स्ट्रैटेजी शालिनी बनती हैं। आई थिंक अभी हम ज़्यादा मंदी की बात करेंगे तो लोग क्या ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि जब किसी बात को बार बार बोला जाए तो लोग उसको एब्जॉर्ब करके और उस मोड में चले जाते हैं, लो जी अब तो मंदी आ ही गई। मैं वो भी नहीं चाहता हूँ। तो अगर मंदी नहीं आती है वाला जो आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, तो वो 5 एसेट में 20% रहेगा और 100% हो जाएगा। जी। और ये वाला जो है 20% आपको बांटना है, ये हमेशा के लिए फिर है थंब रूल? हाँ, मुझे लगता है कि ये हमेशा के लिए भी बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क स्प्रेड हो रहा है। इसकी वजह क्या है शालिनी? क्योंकि आप रिस्क को स्प्रेड कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई को बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट्स में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, खून पसीने की नहीं है कमाई, मैं ज़्यादा इस बात को खोलना नहीं चाहता, तो जो मर्जी करिए। फिर तो लोग पता नहीं क्या क्या तो घुड़दौड़ पे भी लगाते हैं लोग दिवाली पर पत्ते भी खेलते हैं, और लोग कसीनों में भी लगाते हैं। वो उसकी मैं जिक्र नहीं, पर खून पसीने की कमाई को, हम यहाँ सिर्फ खून पसीने की कमाई की बात करते हैं, मैं दूसरी कमाई की बात नहीं करता। तो मुझे लगता है उसमें हमेशा रिस्क कम लेना चाहिए, भले ही आपको रिटर्न कम मिल रहा हो। आप भले ही मिल रहा हो, आप उसको रिस्क को स्प्रेड करिए। मैं 20% रिस्की रिटर्न से, शालिनी ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी बात बोल रहा हूँ और लोगों के काम की है, 20% रिस्की रिटर्न से मैं 12% नो रिस्क रिटर्न को बेहतर मानता हूँ। हालांकि 20-12 से ज़्यादा होता है। मैं 20 को ज़्यादा मानती हूँ, 12 को कम मानती हूँ। अगर मेरे पास समय ज़्यादा है, क्या मेरा वो व्यूवर जो 25 साल का है आपको देख रहा है, या जो 30 साल का है आपको देख रहा है, वो क्या 12 की जगह 20% वाले रिटर्न में जा सकता है? देखिए, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि 20% वाले में रिस्क क्या है।
इससे पहले ये सवाल बनता है ना कि 20%, तो 20% वाले में रिस्क है आपके कैपिटल के इरोड हो जाने का, आपके कैपिटल के गायब हो जाने का। इसलिए मैंने कहा कि मैं 12% लेस रिस्क रिटर्न को बेटर मानता हूं, 20% हाई रिस्क रिटर्न को मैं नहीं मानता हूं। भले ही आप 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपको कम रिटर्न मिले तो वो बेहतर है। जैसे जैसे रिटर्न बढ़ता है आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और रिटर्न बढ़ना का मतलब है कि आपका कैपिटल अब खतरे में आता जा रहा है, आपका पैसा डूब सकता है, कभी भी डूब सकता है। और अगर डूब गया, देखिए मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ आपको शालिनी, कि एज अ पर्सन मैं ये आलोचना बर्दाश्त कर लूँगा कि शरद कोहली ने बताया और हमें रिटर्न कम आया, पर यह आलोचना मुझे चुप जाएगी शरद कोहली ने बताया और हमारा पैसा डूब गया। दोनों आलोचना है, पर इंग्लिश में कहावत होती है, बिटवीन बैड एंड वर्स बैड बिकम्स गुड। सो आई विल प्रेफर कि मुझे आप उस लिए आलोचना करें कि आपकी वजह से हमारा रिटर्न कम आया, इस वजह से आलोचना ना करें कि आपकी वजह से मेरा पैसा डूब गया। मैंने ये 20% वाली बात एक ख़ास वजह से कही थी सर, और वो ये थी कि मैंने जैसे ये बात कही है, ऐसे बहुत से लोग मार्केट में इस समय घूम रहे हैं जो आपको ये कहते हैं कि 20% रिटर्न मिलेगा, 22% मिलेगा, 30% मिलेगा, और उसी के लिए सेबी की तरफ से अब एजेंसी बनाई गई है परवाह। आप उसके बारे में बेटर बताएंगे। क्योंकि सेबी परवाह करती है, इनको फिन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, जो लोग आके सोशल मीडिया पर एडवाइस करते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको 10-15 दिन का रिटर्न दिखा देते हैं, देखिए साहब 10-15 दिन में 50% रिटर्न आया, और आपको ल्योर करते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, भाई 50% रिटर्न 15 दिन में, तो एक साल में कितना हो जाएगा। तो इसी के लिए सेबी को ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इन्फ्लुएंसर्स को बार बार ये चेतावनी दी जा रही थी कि ऐसे लोग आके कोई भी अनसोलिसिटेड एडवाइस दे देते हैं, जिसके आधार पर सीधे साधे लोग निवेश कर चले जाते हैं। जी हाँ, परवाह पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी इसका पूरा नाम है, और अब ये एजेंसी यानी कि सेबी की एक टीम एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेडली बैठेगी, सिर्फ इन इन्फ्लुएंसर्स पर नज़र रखेगी कि कौन वो लोग हैं और क्या वो एडवाइस करते हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को लुभावने सपने दिखाकर और लोगों का खून पसीने का पैसा ऐसी जगह लगवा देते हैं कुछ पार्ट का रिटर्न दिखा के, जबकि वो रिटर्न आगे तक नहीं जा रहा है। वो 15 दिन में हुआ, 1 महीने में हुआ, पर जब आप निवेश कर देंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे, आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, सेबी ने ये नई एजेंसी बनाई है, परवाह इसका नाम है, पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी इसका पूरा नाम है, परवाह। तो अब ये एजेंसी ट्रैक करेगी, तो जितने भी फिन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को सोशल मीडिया वीडियोस या सोशल मीडिया का कंटेंट बना के लोगों को गाइड करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि मिस गाइड करते हैं, ऐसे एसेट्स में, ऐसी एसेट क्लासेस में पैसा लगाने का जो कि भर भर के रिटर्न देते हैं। मैं फिर आपको बोलता हूं, पहले भी बोला था और बार बार बोलता रहूँगा, जहां आपका रिटर्न 12-15% से ज़्यादा जाने लगे, आपके दोनों कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ तो दाल में काला है, और कहीं कहीं तो शालिनी दाल ही काली होती है। तो आपको भी उससे बचना है। सेबी की तरफ से अब पहल कर भी दी गई है, लेकिन आपको कान भी खड़े रखने हैं, आँख कान खुले रखने वाली जो कहावत है वो आपको करते चलना है। सर, मैं वापस अगर अमेरिका के ऊपर आऊँ, क्योंकि ऑफ दी कैमरा जब हमारी बात हो रही थी तो आपने ये बताया कि कैसे अब ट्रम्प साहब हमारे चावल को भी बैन करने की तैयारी में है। पहले उन्होंने जितने भी बैन्स लगाए उसमें अमेरिका की ही मट्टी पलीत हुई, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूँ, और मुझे लगता है उससे अमेरिका की ही इकोनॉमी डाउन हुई है, वो बैकफुट पर आए। अब ये एक और नई तैयारी, क्या कोई भी रास्ता ट्रम्प साहब छोड़ेंगे अमेरिका को बचाने का? ठीक उस समय जब अमेरिका के 2 ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में अमेरिका इंडिया ट्रेड डील के लिए आ रहे थे, उससे एक रात पहले ट्रम्प साहब के पास एक खबर आई कि उनके यहाँ जो चावल पैदा होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, मैं अमेरिका बहुत दफ़े गया हूँ, बहुत सफ़ेद मोटा चावल होता है, और आप एक एक दाना कहते हैं ना, गिन सकते हैं, वाकई में एक एक दाना गिन सकते हैं, आप प्लेट में से निकालें, आप आराम से गिन के रख सकते हैं, पर खाने में फोका बोलते हैं, मतलब टेस्टलेस है, और उसमें रस भी नहीं है, चावल में कोई खुशबू भी नहीं है। हमारे यहाँ का बासमती GI टैग्ड चावल
और जो कहते हैं बासमती तो खुशबू के लिए माना जाता है, वो अमेरिकन भर भर के खरीद रहे थे। और वो अमेरिकन जो अमेरिका में पैदा हुआ चावल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, GM चावल है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, देखने में सुंदर है, वो लोग नहीं खरीदे। तो लोगों को समझ में आ गया अमेरिका में कि भैया ये चावल देखने में अच्छा है, खाने में तो इंडिया वाला चावल ही अच्छा है, तो इंडिया से राइस दबादब वहाँ जा रहा था। अब ट्रम्प साहब के पास वहाँ के किसानों की खबर आई कि साहब हमारा तो चावल बिकता ही नहीं है, ये इंडिया का जो बासमती है वो लोग खरीद रहे हैं, हमारा चावल नहीं खरीदे। तो ट्रम्प साहब को व्हाइट हाउस में खबर, उन्होंने फट स्टेटमेंट दे दी, इंडिया कैनॉट डंप दिस इन अमेरिका। उसको डंपिंग कह दिया। और जबकि डंपिंग शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपना खराब माल कहीं पर जाके बेच रहे हैं। ये तो हमारा बासमती चावल था, पर उन्होंने डंपिंग, आप पता है वो शब्द का इस्तेमाल करते टाइम कई दफ़े सोचते नहीं हैं उन्होंने फिर उनका टिपिकल, मुझे तो किसी ने मजाक कर रहा था कि एक दिन ट्रम्प साहब के कुक ने, कोई पता नहीं शायद कभी खाना में नमक ना डाले, और तेरे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा मैं, तेरे ऊपर टैरिफ लगेगा। और वही अपने अंदाज में कहा भारत पर टैरिफ लगेगा कि उन्होंने अपना चावल, हमारे किसान परेशान हो रहे हैं, भारत अपना चावल यहाँ डंप कर रहा है। उन्होंने फिर अपना जो हथियार है टैरिफ का फिर कर दिया। और ठीक उस समय जब 2 रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका के भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बात करने के लिए आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी भूमिका है ये कि आप उससे एक दिन पहले फिर से टैरिफ की भारत के ऊपर धमकी दे दे, सिर्फ इसलिए कि हमारा बासमती वहाँ ज़्यादा बिक रहा है और आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल वहाँ नहीं बिक रहा। और इससे एक चीज़ और पता लगी शालिनी, कि हम यहाँ किसानों की समस्या की बात करते हैं, किसान चाहे MSP की बात हो, चाहे फर्टिलाइज़र की बात हो, बीज की बात हो, इरिगेशन की बात हो, वेयर हाउसिंग की बात हो, जितनी भी किसानी से संबंधित छोटे किसान, बड़े किसान, जो भी समस्याएं हैं, अमेरिका में भी किसानी की समस्या कम नहीं है। इससे ये भी समझ में आया, क्योंकि अमेरिका के किसानों ने उनको ये बात बोली कि हमारा चावल साहब लोग नहीं खरीदते हैं, ये तो भारत का बासमती खरीद के ले जा रहे हैं। किसानों की इनकलाब ट्रम्प साहब तक पहुँचे, अमेरिकी किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो भारतीय किसानों की चर्चा तो अमेरिका में खूब हो जाती है। और ट्रम्प साहब ने यह भी स्वीकार कर लिया कि कृषि क्षेत्र अमेरिका में भी पीड़ित है। बड़ी बात है। अब लेकिन विपक्ष कहेगा कि उनके किसान ट्रम्प साहब के पास पहुंचे तो ट्रम्प ने सुन तो ली ना उनकी, यहाँ तो किसानों की सुनी नहीं जाती है। देखिए, ना तो आपकी ये राजनीतिक पॉडकास्ट है और ना मैं राजनीति से आता हूँ, तो मुझे लग रहा है ये राजनीतिक बात राजनीतिज्ञों पर ही छोड़ देनी चाहिए। मुझसे तो आप अर्थशास्त्र की, और आप मुझे कुछ हद तक किसानी भी आती है। अगर आप मेरे से पूछें कि खेत में मेड़ कैसे बनती है, मैं वो भी बता सकता हूँ, और कौन सी फसल उपजानी चाहिए वो भी बता सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि कृषि क्षेत्र का सुधार कैसे हो सकता है, वो भी बता सकता हूँ। पर क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इतनी राजनीति इसके साथ एंट्वाइन हो चुकी है शालिनी, कि उसमें जब भी बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक की बू आने लगती है, तो इसलिए मैं उससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ। ठीक है, मैं किसानी और खेती आगे कैसे बढ़ेगी ये नहीं पूछ रही आपसे। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आने वाले टाइम में ये जितनी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है उसके हिसाब से कौन सा सेक्टर आपको ज़्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत सारे सेक्टर्स हैं, और सबसे अच्छा मुझे लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है। अगर किसी सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, किसी सेक्टर में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, जो कंपनीज इस पर फोकस कर रही हैं उन पर अपनी नज़र बना के रखें। दूसरा, इस जियोपॉलिटिकल वॉलेटाइल माहौल में डिफेंस सेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे नज़र आ रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आपको पता होगा 50,000 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो जो कंपनीज डिफेंस इक्विपमेंट बना रही हैं, स्पेस का जो कंपनी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा सेक्टर है। और अगर ये मंदी या ऐसा कुछ आता है तो FMCG सेक्टर भी शालिनी बुरा नहीं है। और हम क्यों भूलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI, यानी कि जो IT कंपनीज AI में ठोस तरीके से, हालांकि AI बबल की बात आपको याद होगा हमने पहले करी थी कि एक AI बबल बन रहा है जो कि फट सकता है अगर वो जल्दी से कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, खाली निवेश ही निवेश होता गया और आगे से रेवेन्यू आना नहीं शुरू हुआ, तो वो फट सकता है। तो जो कंपनीज ठोस तौर पर AI का प्रयोग कर रही हैं और AI को कमर्शियली यूज़ कर रही हैं, उन पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये कुछ सेक्टर्स हैं। मुझे लग रहा है रियल एस्टेट पे थोड़ा सा मुझे किसी ने कहा कि आप रियल एस्टेट नहीं बोलते, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट अभी हमने बात करी अपने पीक पर अब करीब करीब पहुंच चुका है। तो कुछ एक कंपनीज को छोड़ दें, कुछ एक पॉकेट्स को जियोग्राफिकली छोड़ दें, ऐसा तो नहीं कि रियल एस्टेट नहीं बढ़ेगा तो है, पर वो रफ्तार आपको जो कोविड के बाद दिखी थी, शायद वो रफ्तार अब आगे ना देखने को मिले। क्योंकि इसलिए नहीं कि कुछ, एक तो सप्लाई बहुत आ गई है, और रियल एस्टेट की ना एक साइकिल होती है, तो वो साइकिल अब 5 साल 7 साल की वो साइकिल होती है, तो करीब करीब 6 साल अब उसमें होने जा रहे हैं।
5 साल 6 साल, तो मुझे लग रहा है वो साइकिल जैसे ही पूरी होगी तो आपको वो प्लेटो होता दिखेगा। पहले वो फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट के बाद फिर वो थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो इसलिए ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे आपको करना क्या, अगर आप शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर्स पूछ रहे हैं तो कंपनीज का चयन बहुत समझदारी से होना चाहिए। कंपनी की पीई कितनी है, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। बहुत ही शालिनी, जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करते हैं कितनी चीज़ें देखते हैं, मुझे बताइए। अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? लव मैरिज को चलिए अभी एक तरफ रख देते हैं। लव मैरिज में तो कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, तो कुछ भी चल जाता है। पर जब अरेंज मैरिज होती है क्या देखते हैं आप? खानदान कैसा है, लड़की या लड़का देखने में कैसा है, कितना कमाता या कमाती है, पढ़ाई लिखाई कितनी करी है, समाज में कितनी, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कंपनी में, बैकग्राउंड कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसका ये सब चीज़ें रिलेट कर रही हैं। आप देखिए, मैं बिल्कुल जैसे आप लड़का या लड़की चूज़ करते हैं शादी के समय, अगर आप निवेश के लिए कंपनी भी वैसे ही चूज़ करें। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के लोगों को, ये कैसा एग्जाम्पल दे रहा है, पर ये सच है। अगर आप निवेश करते टाइम कंपनी को भी वैसे ही चूज़ करें जैसा अपना जीवन साथी चूज़ कर रहे हैं, आप कभी गलत नहीं होंगे। शानदार। और मुझे लगता है ये एग्जाम्पल जो है वो हमें और याद रखने में आसान रहेगा और लंबे समय तक रजिस्टर हो जाएगा। मेरे दिमाग में तो रजिस्टर हो गया, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स के माइंड में भी रजिस्टर हुआ होगा। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और इस उदाहरण के लिए जो आपने दिया है, मैं व्यूवर्स को कहूँगी कि आप फटाफट से पहले लाइक कीजिए इस पॉडकास्ट को। एक और खतरे का अंदेशा जो मुझे दिखाई दे रहा है और जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे चिंतित कर रहा है वो ये है कि क्या 2026 में हम बहुत ज़्यादा ले ऑफ देखेंगे? क्या छटनियाँ इतनी होंगी और दूसरी नौकरी मिलना क्या मुश्किल हो जाएगा? जैसे अमेरिका के लिए अभी आपने कहा भी कि अमेरिका में नौकरी नहीं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो 2025 में अमेरिका में हो रहा है वो 26-27 में भारत में तो कहीं नहीं होने वाला। उतना तो नहीं होगा शालिनी, ये तो मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूँ, क्योंकि उसका कुछ असर हमारे ऊपर होगा। पर आपके सवाल बहुत डरावने वाले थे, मैं उससे थोड़ा बच रहा था, पर क्योंकि आपने अब पूछ लिया। देखिए मंदी का एक टिपिकल सिम्टम होता है कि नौकरियां मिलनी कम हो जाती हैं, नौकरी छूट जाए तो नौकरी जल्दी नहीं मिलती। बाय द वे, अगर मंदी आती है तो लोगों को अपनी नौकरी के लिए ना पॉजेसिव हो जाना चाहिए। कुछ लोग नौकरी को बहुत कैजुअल लेते हैं। हाँ। ठीक है, नहीं रखेगा कोई नहीं रखता, दूसरे ढूंढ लेंगे यार, बॉस ने गुस्सा किया सीधा। हाँ सीधा। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट को कंट्रोल करके चले, और जब मंदी आती है तो नौकरी के बारे में पॉजेसिव हो जाएं, नौकरी को थोड़ा संभाल कर रखें, नौकरी को लेके बहुत कैजुअल मत हो, क्योंकि हो सकता है दूसरी नौकरी ढूंढने में परेशानी आ सकती है। तो ये मंदी का तो नॉर्मल सिम्टम है कि नौकरियाँ कम हो जाए। आपने जो बातें कही, ले ऑफ्स हो जाते हैं और दूसरी नौकरी ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, सैलरी कट्स हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको अगर मंदी ऐसा करेंगे ना शालिनी, जब अगर मंदी आती है, वैसे तो फिर मैं कहूँगा कि ना आए, मैं चाहूँगा, मैं गलत हूँ, मैं यहाँ पूरी तरह से चाहता हूँ। जब मंदी आएगी तो आप और हम फिर से बैठेंगे एक बार और लोगों को हम अलग से एक मंदी मैनुअल देंगे। आई कॉल इट एज अ रिसेशन मैनुअल के डूज एंड डोंट्स, कि मंदी आती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर अभी हम ज़्यादा नहीं ना शालिनी मंदी की बात करते, लोग डर जाएंगे। तो ऐसा मंदी आ जाने के बाद वो कदम उठाने होते हैं या पहले से नहीं, जब मंदी आएगी तो बिल्कुल लग जाएगी। कम से कम मुझे तो लग जाए, हम लोग क्योंकि इकोनॉमी के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक पैरामीटर्स को बहुत क्लोजली मैं और मेरी टीम फॉलो करते हैं। हाँ। तो हमें तो उसकी आहट, आप समझिए आपके स्टूडियो से जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी दूर होगी तो मुझे पता लग जाएगा। तो आप मुझे खुद फोन करके बताएंगे कि शालिनी ऐसे इंडिकेशन मुझे तो मिल रहे हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपको भला कैसे नहीं पता लगेगा, आपको भी पता लग जाएगा। जी ठीक है, डन। ये प्रॉमिस आपने किया है, मेरे व्यूअर्स ने सुना है, ये कैमरे पे रिकॉर्ड हो चुका है, ये कट और एडिट बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। और भगवान न करे, जैसे आप बोल रहे हैं मैं भी वही कह रही हूँ कि भगवान न करे वो सिचुएशन आए, हमें ये पॉडकास्ट ना करनी पड़े, कुछ और करनी पड़े। हाँ, तो अब फिर हम कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर फिर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि क्रैश लैंडिंग ना हो, मैं ये टर्म यूज़ कर लूँ कि क्रैश लैंडिंग ना हो और वो सिचुएशन ना आए, तो उसकी कितनी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, कितने % चांस दिखाई दे रहे हैं और फिर उस लिहाज से कैसा रहेगा? 60-40 लग रहे हैं। मुझे लग रहा है 60% चांस अभी मुझे मंदी का नज़र आ रहा है। और क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है शालिनी, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अगर डगमगाने लगे, वो मैं चाहती हूँ आप मुझे डेटा फिर से दें जो लास्ट टाइम आपने दिया था कि $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और कर्ज कितना? $38 ट्रिलियन, करीब 130%।
डेट टू जीडीपी रेशियो हम कहते हैं, यानी कि उधार वर्सेस जीडीपी। और हर 1.5-2 महीने बाद $1 ट्रिलियन उन पे चढ़ रहा है। मैं 1 मिनट रुक रही हूँ सर, मुझे वो लाइन फिर से चाहिए, मुझे ट्रेलर में यूज करने के लिए। $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के ऊपर $38 ट्रिलियन का लोन, करीब करीब 130% डेट टू जीडीपी रेशियो, बहुत ही खतरनाक है। और ऐसे समय में जब ट्रंप साहब अमेरिका को आइसोलेट कर रहे हैं, आप दुनिया का नक्शा लीजिए और उसको फ्लैट बिछा दीजिए, तो सब ज्योग्राफी तो सबने पढ़ी है, आपको नक्शे में अमेरिका कहाँ दिखाई देता है? आप देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन के इस तरफ नक्शा है। मैं अपने हाँ। बाकी की दुनिया, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें तो बाकी की दुनिया आपने देखा होगा कनेक्टेड है लैंड से, कहीं ना कहीं, मतलब आप भारत से चीन सड़क से भी पहुंच सकते हैं अगर रास्ते खुले हो तो। चीन से आप आगे कोरिया तक जा सकते हैं, कोई कंट्री है जो समुद्र पर। अमेरिका बिल्कुल अलग है। तो हम जब छोटे थे ना तो हम कहते थे ये अमेरिका कैसा देश है, बाकी की दुनिया तो एक तरफ गुथी हुई है पर अमेरिका अलग है। अब अमेरिका ने अपने आप को ज्योग्राफिकली नहीं, अपने आप को इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, इमिग्रेशन वाइज अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो अमेरिका का नक्शा बचपन में दिमाग में था, आज वो नक्शा साकार हो रहा है कि अलग खाली नक्शे पे नहीं है। ट्रंप साहब देखिए ना क्या कर रहे हैं, मोनोलेटरलिज्म जिसको हम कहते हैं, अब खाली हम जो कहेंगे वो होगा, हम अपने टर्म्स पे करेंगे। G20 का समिट अटेंड नहीं किया, कितनी बड़ी बात है। और अब तो आज मैं खबर सुन रहा था कि वो अपने आप को नेटो से अलग कर रहे हैं। नेटो तो बना ही अमेरिका की बिहेस्ट पे था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यूरोप और अमेरिका दोनों मिलकर हिस्सा है। दबदबा था। रशिया उसी वजह से तो कहते हैं कि सबड्यूट था कि नेटो बहुत बड़ी ताकत है। ट्रंप साहब अपने आप को उससे भी अलग कर रहे हैं। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, अमेरिका को बिल्कुल अलग थलग करके वो क्या करेंगे। ये भूल जाते हैं शालिनी कि आज अमेरिका अगर अमेरिका है तो इसलिए है क्योंकि अमेरिका के कुछ ब्रांड्स, मैं नाम लेता हूं यहां पर, हालांकि मैं उनको फ्री एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूं, पर क्योंकि ये दुनिया भर के ब्रांड है तो हम और आप चर्चा करके उनका सेल बढ़ा लेंगे घटा लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, गूगल, मेटा, अमेजॉन, मैं नाम लेता चला जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट, ये ब्रांड्स ऐसे हैं आप दुनिया में कहीं भी जाएं आलू टमाटर की तरह हैं, कहीं भी मिल जाते हैं आपको। तो वो अमेरिका जिसने अपने आप को दुनिया में एस्टैब्लिश करके अमेरिका बनाया, आज वो अमेरिका अपने आप को दुनिया से अलग कर देना चाहता है। तो सोचिए अगर ये ब्रांड दुनिया से निकल गए तो अमेरिका तो कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अमेरिका की वजह से मंदी अगर आई तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अमेरिका दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है। एक ज़माने में लंदन दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था, देख लीजिए उसका क्या हाल हुआ है। आज लंदन में आप सड़क पे जा रहे हैं, आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा। लंदन यूके की अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ जो रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैंने लंदन से पढ़ाई करी है, मैं वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूँ। मुझे आई एम गिविंग यू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। मुझे लगता है अमेरिका अब बचा है, वो भी ऐसे ही करेगा। तो फिर क्या दुनिया क्या करेगी ऐसे में? दुनिया की अर्थव्यवस्था में फिर मंदी के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। 2047 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भारत का सपना, वो तो इस मंदी में धुल नहीं जाएगा। नहीं, इनफैक्ट उसको और रफ्तार मिलेगी। आज अगर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बीच में आपने सुना होगा, बीच में भारत ने चौथी बन गया था पर कुछ कंफ्यूजन सा हुआ, राइट, और फिर 5वीं हो गए अब हम, क्योंकि जर्मनी हमसे करीब $4.5 ट्रिलियन से थोड़ा आगे, भारत अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है। उम्मीद की जा रही है हम अगले समझिए 1 साल के अंदर हम चौथी हो जाएंगे और फिर तीसरी भी जल्द हो जाएंगे। तो उसमें क्या है कि भारत का वो सपना जल्दी पूरा होगा। आप किसी अर्थव्यवस्था को ओवरटेक कब करते हैं, या तो हम उससे तेज ग्रो करें या वो फिसड्डी हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही बातें होने वाली है, तो इसलिए वो सपना तो पूरा हो जाएगा। कम से कम नंबर्स के तौर पर हम आगे निकल जाएंगे। पर शालिनी ये सच है, क्योंकि देखिए ये गोदी मीडिया और ये सब बातें चलती हैं, पर लोग क्या करते हैं, नंबर्स को भूल जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया तो भारत से गरीबी दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई, कृषि समस्याओं का समाधान हो गया, अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो कम हो गया। ऐसा तो विकसित देशों में भी नहीं होता है। आज अमेरिका में भी आपको सड़क पे भी लोग मिलेंगे पड़े हुए, और वहीं आपको बिलियनियर्स भी मिलेंगे। तो ये तो सब देशों में होता है। तो ऐसा नहीं होता कि एक जादू की छड़ी घुमाई और देश की सारी समस्याएं आपने एक बार में दूर कर दी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मुझे लगता है उन सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना चाहिए, पर नंबर्स मैटर करते हैं। और अगर लगातार हम, किसी ने मेरे से अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, मैं इसको बोलते हुए आपकी
पॉडकास्ट रैपिंग अप की तरफ आप बढ़ रही हैं, मुझे लग रहा है। तो हम तो आपसे 2 घंटा चर्चा कर लेंगे सर, आपके पास समय हाँ नहीं, मुझे थोड़ा सा क्योंकि मैं दोबारा जुड़ के मुझे खुशी होगी, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर हम 8-8.5% पर बढ़ते रहे तो इसका असर जो सबसे पीछे लाइन में व्यक्ति खड़ा है उस पर भी पड़ने लग जाएगा। जब भी कोई अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ती है तो लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई वो नंबर्स 8.2 आ गए, हम तो भैया वहीं के वहीं हैं, हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, हमें तो आज भी नौकरी नहीं मिली, हमारे तो दुकान पे भैया कल भी हम 2,000 रुपए की रोज की सेल करते थे, आज भी 1,000 रुपए की। तो ये कौन इसका अडानी अंबानी, वो नैरेटिव फिर चल जाता है। तो कंसिस्टेंटली जब कोई अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती है तो जीडीपी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय यू एंड मी, हम देश के लोग जो मिलके सब प्रोड्यूस करते हैं सेवाएं और सामान, उसको मिला के बनती है। वैसे तो उसका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जब तेज लगातार बढ़ती रहती है तो उसका फायदा लोगों तक पहुंचता रहता है। चीन की अर्थव्यवस्था एक समय में 10% से भी ऊपर बढ़ती रही, और आपको शायद एक लेटेस्ट मैं आंकड़ा दे दूं कि पहला देश चीन बन गया है कल, ये आंकड़ा निकल के आया, जिसने पहली बार अपने गुड्स एंड सर्विसेज में $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस रजिस्टर किया है। 1 ट्रिलियन यानी कि 90 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड सरप्लस पहला ऐसा देश दुनिया में हिस्ट्री में बन गया है। और आज भी शालिनी, चीन में ग्वांगडोंग, शंघाई के पास बहुत सारे ऐसे, मैं चीन गया हूँ कई दफ़े, ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी फैक्ट्री के वर्कर्स खाली 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी करते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। आप अगर जाइए, और मेरी बात पे यकीन नहीं है तो वहाँ विजिट करके आइए, यानी कि उनको लंच मिल जाता है, डिनर मिल जाता है, कोई सैलरी नहीं मिलती है। ये उस अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ जिसने $1 ट्रिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया, और जो पीछे लगातार 10% के ऊपर बढ़ती रही। तो जहाँ बहुत बड़ी आबादी होती है ना शालिनी, और जहाँ बहुत विस्तृत देश होता है, तो वहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट यानी कि जीडीपी का इफेक्ट नीचे तक पहुँचने में वक्त लगता है। तो जो लोग ये शिकायत करते हैं उनकी शिकायत जायज़ है। कुछ लोगों को जीडीपी बढ़ने का लाभ बहुत जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा देर में मिलता है, कुछ लोगों को और देर में मिलता है, और कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है, आखिर तक भी नहीं मिलता है। मतलब उनको इतनी देर हो जाती है कि ऐसा लगता है कि उनको नहीं मिल रहा है। तो ये जो इंडिया की 8.2 की जीडीपी है जो बढ़ रही है जी, मैं भी रैपिंग अप की तरफ आगे बढ़ती हूँ, लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ती हूँ। इंडिया की 8.2 कि ये जो जीडीपी है ये आने वाले समय में आपको आगे ही बढ़ती दिखाई देती है या नीचे भी हो जाएगी? देखिए, इस स्पीड से बढ़े ना बढ़े ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर रहेगी हायर साइड पे ये ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊंची ही रहेगी। 8.2 होती है या 8.5 होती है, 9 होती है या 7, 7.5 होती है, बाकी 7 और 7.5 मेरा अपना अनुमान है इतनी बढ़ती रहेगी, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। क्वार्टर बाय क्वार्टर जैसे जैसे आगे बढ़ती है अलग अलग फैक्टर्स उसको गवर्न करते हैं। 7, 7.5 अगर ऐसे अर्थव्यवस्था जहाँ दुनिया की अर्थव्यवस्था मात्र 2.5% पे बढ़ रही है, भारत अगर 7, 7.5 भी बढ़ जाता है तो मुझे लग रहा है हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, और जिन लोगों को इसका लाभ कम मिल रहा है उनको इंतज़ार करना चाहिए कि आने वाले समय में ट्रिकल डाउन इफेक्ट धीरे धीरे उन तक वो पहुँचेगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। अब मैं वाइंड अप करूं उसके पहले मैं ये चाहती हूँ कि ऑटो पायलट मोड में लोगों का वॉलेट बना रहे 2026 में, इसके लिए आप उन्हें कोई टिप दें? वेल, उनका वॉलेट बना रहे तो यही है कि आप जब सेव करते हैं तो खाली पहले तो आप सेव ज़रूर करिए, और सेव करके रुक मत जाइए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लोग सोचते हैं हमने सेव कर लिया तो हमने इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। सेव करना एक एक्टिविटी है, इन्वेस्ट करना दूसरी एक्टिविटी है। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो पैसा बोलता है और SKT जो आपका ब्रांड है उनको देखते रहें आप। तो समय समय पर बहुत टिप्स आपके यहाँ आते रहते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स आते रहते हैं, उनको देखते रहिए। आपको पैसे बनाने के तरीके और इन्वेस्ट करने के तरीके यहाँ पर एडवाइस मिलती रहती है। बाकी उसके बारे में अलग से कभी इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितने साल में आपके कितने पैसे बन जाते। कल मेरे से किसी ने पूछा, मैं रेडियो पे था एक सरकारी प्लेटफॉर्म पर, किसी ने पूछा सवाल कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट करके 4 करोड़ रुपए बनाना चाहता हूँ, बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस तरीके के भी सवाल आते हैं पूछने वाले। मैंने कहा संभव है, और संभव है, ऐसा असंभव वर्ड तो इसमें नहीं है, पर उस पर फिर अलग से चर्चा करेंगे। डन। और ये आपने प्रॉमिस भी क्योंकि किया है, मैं व्यूवर्स से भी कहूंगी कि शरद कोहली सर को आप दोबारा देखना चाहते हैं टेक ऑफ विद SKT में, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, जो आपके सवाल हैं आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम सर से जब मिलेंगे तो उन सवालों को पूछेंगे और फिर देखेंगे कि सर का उसके ऊपर क्या जवाब है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्लेजर।